नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है खबरों का प्राइम डोज। जी हां, प्राइम टाइम 8 PM में आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि खबरों के पीछे की पूरी खबर भी रहेगी। हम प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगे, वो भी निष्पक्ष और ईमानदार विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम 8 PM। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। नैनीताल से यमुनोत्री तक शिवराज हुंकार भर रहे हैं और हर चुनावी सभा में उनके निशाने पर कांग्रेस है। राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार हो या फिर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल, सीएम शिवराज बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। देवभूमि उत्तराखंड के चुनावी रण में हर ओर सीएम शिवराज की हुंकार सुनाई दे रही है। हर की पौड़ी से यमुनोत्री तक शिवराज सिंह चौहान की गूंज सुनाई पड़ रही है। पूजा अर्चना के बाद संतों का आशीर्वाद लेकर जब चुनावी समर में शिवराज उतर रहे हैं तो विपक्षी दलों की नींद उड़ रही है। उत्तराखंड के लालकुआं समेत अन्य इलाकों में सीएम शिवराज न सिर्फ चुनावी सभाएं कर रहे हैं बल्कि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए भी लोगों तक पहुंच बना रहे हैं और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। आज स्वास्थ्य सुविधाओं की याद आ रही है। 50 साल में तुमने क्या किया? ये वही कांग्रेस है जिसने मध्य प्रदेश में कर्जा माफी की बात की थी 10 दिन में, पर एक ढेला माफ नहीं किया। चुनाव आए तो 4 धाम 4 काम घोषणा पत्र में लुभावने वादे करते हैं और बाद में फिर पता नहीं चलता। सीएम शिवराज के निशाने पर सबसे ज्यादा हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। एक सभा के दौरान सीएम शिवराज कांग्रेस को केकड़ों की पार्टी और राहुल गांधी को कॉमेडियन तक बता चुके हैं। 2 कॉमेडी शो होते देश में, एक टीवी पे कॉमेडी विद कपिल शर्मा शो देखा कि नहीं देखा, और दूसरा होता कॉमेडी विद राहुल मोबाइल पे। भैया कुछ भी कहते रहते हैं, कहते हिंदू और हिंदुत्व अलग है। बारे राहुल बाबा, तेरी मानसिक आयु 6 साल से ज्यादा नहीं। कहते हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। तुम क्या जानो हिंदू और हिंदुत्व। उधर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि चुनावी नतीजों के जरिए जवाब दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान अपनी सभाओं में कांग्रेस के नेतृत्व पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों पर एक चरण में चुनाव होंगे। यूपी चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। हालांकि मतगणना 10 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो चुनावी राज्यों में सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और खास तौर पर यूपी और उत्तराखंड में स्थानीय स्तर पर उनकी सभाओं की मांग देखी गई है। भाषण की उनकी अनोखी शैली है जो जनता को जोड़ती है और खास तौर पर उनका सादगी भरा अंदाज जो है वो पार्टी के फेवर में काम करता है। इसके अलावा कांग्रेस को घेरने में भी वो माहिर हैं और कोई कसर बाकी सीएम शिवराज सिंह चौहान रखते नहीं। कांग्रेस की उन कमियों को जनता के सामने उठाते हैं जो सीधे चोट करती है और इस लिहाज से वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का। अब देखते हैं, नतीजे बताएंगे कि उनका प्रचार कितना काम आया। बात दूसरी खबर की करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है और इस कड़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी का समर्पण निधि अभियान आज से शुरू हो चुका है। इसके तहत बीजेपी ने 150 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है पूरे प्रदेश में। अभियान के दौरान पार्टी बूथ स्तर तक पहुंचेगी और अपनी पकड़ को मजबूत करेगी।
मध्य प्रदेश में बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बूथ विस्तारक अभियान के बाद पार्टी ने समर्पण निधि अभियान का भी आगाज कर दिया है। इस अभियान के तहत पार्टी का टारगेट करीब 150 करोड़ रुपए जुटाने का है। अभियान के दौरान पार्टी बूथ स्तर तक पहुंचेगी और अपनी पकड़ मजबूत करेगी। समर्पण निधि कार्यक्रम के लिए पार्टी ने सभी जिले के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है। इस अभियान में सभी वर्गों के कार्यकर्ता शामिल रहेंगे ताकि लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि पार्टी का ये अभियान भी सफल साबित होगा। आज हमारा जो दूसरा अभियान है, भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन से लेकर के अंत्योदय के विचार को इस देश को दिया और जिस विचार पर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, ऐसे श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के अवसर पर ये समर्पण दिवस के तौर पर हम मना रहे हैं। और हमने अभियान लिया है कि समर्पण दिन के आज के इस अवसर से समर्पण निधि का अभियान हमारा प्रारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी नेतृत्व ने, सभी कार्यकर्ताओं ने आज प्रत्येक बूथ पर हर कार्यकर्ता समर्पण जो जिसकी श्रद्धा के अनुरूप है वो समर्पण करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को आज से शुरू किया है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर तंज कसा है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि बीजेपी का ये अभियान आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने जैसा अभियान है। कोविड के इस काल में जब लोग अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, अपने घरों के बिजली के बिल भरने के लिए तड़प रहे हैं लोग, सरकार ने इतने बड़े बड़े बिजली के बिल निकाले हुए हैं, जो रोजगार में थे वो बेरोजगार हो गए, नौजवान बेरोजगारों की हालत तो आप छोड़ दीजिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान धन संग्रह करो और मध्य प्रदेश जैसे राज्य से 150 करोड़ रुपये इनको इकट्ठा करना है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ उस 150 करोड़ रुपये में से क्या ये 100 करोड़ रुपया उस वर्ग के लोगों को दान में देंगे जिनको इसकी आवश्यकता है? भारतीय जनता पार्टी को पैसे की कौन सी आवश्यकता है? अभी अभी रिपोर्ट आई है कि इनके पास तो हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। बीजेपी ने समर्पण राशि की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी है। पार्टी ने 5 से लेकर 1000 रुपए तक की सहयोग राशि निर्धारित की है। हालांकि कांग्रेस का तंज है कि दुनिया की सबसे धनवान पार्टी को समर्पण निधि जुटाने की आखिर जरूरत क्या है। भोपाल से रंजना दुबे के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। तो विश्लेषण की बात करें तो एमपी में बीजेपी का पूरा फोकस दरअसल आने वाले विधानसभा के चुनाव पर है और खासतौर पर 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं ये फोकस में है। इसके अलावा पंचायत चुनाव भी होने हैं। पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना दरअसल करना पड़ा था और अगर सिंधिया का साथ नहीं मिलता, बीच में जो कुछ हुआ सब पता है, तो सरकार बननी भी मुश्किल थी। और ऐसे में अगली बार यानी 2023 में जब चुनाव में पार्टी उतरे तो बहुमत मिल जाए और इसके लिए सीटों को बढ़ाने की चुनौती है। इसलिए यह भी कहा गया कि 50% से ज्यादा वोट शेयर भी होना चाहिए। बूथ विस्तारक अभियान और समर्पण निधि अभियान के जरिए पार्टी बूथ स्तर तक पकड़ को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। बात सिर्फ समर्पण निधि अभियान से पैसा जुटाने की नहीं है, बल्कि अपने संपर्क को, जो हाल ही में संपर्क बूथ पर डिजिटल जो किया गया, उसको और मजबूत कैसे किया जाए, क्योंकि अभी हाल ही में लोगों को जोड़ा है और लोगों को जोड़ने के बाद उनके साथ संपर्क और संबंध मजबूत बने रहे, इसीलिए भी यह अभियान छेड़ा गया है। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की बात कर लेते हैं, जिनको एक बार फिर से बिजली का झटका देने की तैयारी है और करीब ये पूरी भी कर ली गई है। विद्युत कंपनियों ने दरअसल बिजली दरों में इजाफे का प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है और अगर सब कुछ बिजली कंपनियों के मुताबिक चला तो सूबे में बिजली दरों में इजाफा तय है। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देने की तैयारी दोबारा कर ली है। बिजली कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरों में इजाफे के लिए फिर से याचिका दायर कर दी है। बिजली कंपनियों की दलील है कि मौजूदा दर से बिजली बिल वसूला गया
तो नए वित्तीय वर्ष में 3,916 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा। लिहाजा बिजली दरों में इजाफे की मांग रखी गई है। बिजली कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दरों में 9.97% इजाफे का प्रस्ताव रखा है, जबकि कृषि क्षेत्र के लिए 10.6% वृद्धि का प्रस्ताव है। जानकारों की माने तो घाटा दिखाना तो महज बहाना है। बिजली कंपनियों का असली मकसद बिजली बिल बढ़ाना है। 3916 करोड़ का घाटा बताते हुए एवरेज में 8.71% की वृद्धि चाही गई है। घरेलू उपभोक्ताओं हेतु 9.97% की वृद्धि चाही गई है। वहीं कृषि हेतु करीब 10.6% की वृद्धि चाही गई है। इस याचिका पर आम उपभोक्ताओं से दिनांक 4 मार्च 2022 तक आपत्ति बुलाई गई है, जिस पर 8, 9 और 10 मार्च को सुनवाई आयोजित की जा रही है। किंतु इस याचिका को संक्षिप्त में देखने पर ज्ञात होता है कि ये पूर्व में जो याचिका जिस कारण से रद्द की गई थी उसका पालन नहीं किया गया है तथा आयोग द्वारा इस याचिका की स्क्रूटनी नहीं की गई है। पुरानी याचिका को ही ज्यों का त्यों मात्र डेट चेंज करके दायर स्वीकार कर लिया गया है, जो कि आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न लगाता है। दरअसल बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में इजाफे के लिए पहले भी याचिका दायर की थी, लेकिन नियामक आयोग ने उसे खारिज कर दिया था। जानकारों का कहना है कि वही याचिका फिर से दायर की गई है, लेकिन इसमें दलील दी गई है कि अगर दर नहीं बढ़ाई गई तो भारी घाटा होगा। बहरहाल बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर ये कि नियामक आयोग ने याचिका को मंजूर कर लिया है और 4 मार्च तक आपत्तियां मंगाई गई है। 10 मार्च को बिजली दरों के इजाफे के खिलाफ आपत्तियों पर सुनवाई के बाद अगर सब कुछ बिजली कंपनियों के मुताबिक रहा तो सूबे की जनता पर बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ बढ़ना तय है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। तो बात दरअसल ये है कि लंबे वक्त से बिजली कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाने की कवायद कर रखी है, लेकिन बिजली एक सियासी मसला भी रहा है और इसीलिए टैरिफ बढ़ाने में सरकार को भी संकोच होता है। नियामक आयोग पहले टैरिफ बढ़ाने की याचिका को खारिज कर चुका था। कुछ तकनीकी पहलू थे जिसकी वजह से ये याचिका खारिज हो गई। फिर से याचिका करने के लिए कहा गया नियामक आयोग की तरफ से, लेकिन इस बार बिजली कंपनियां हजारों करोड़ के घाटे की दलील लेकर नियामक आयोग फिर से पहुंच गई है। फिर से याचिका लगा दी गई है कि बढ़ा दिया जाए टैरिफ, और मौजूदा हालात में अगर टैरिफ में इजाफा करने की नौबत आती है तो उम्मीद है कि टैरिफ में उतना इजाफा ना हो जितना बिजली कंपनियां चाहती हैं, क्योंकि इसके सियासी असर भी दिखने वाले हैं। चुनाव सामने, वक्त एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के कोटे के खाद में की गई करीब 45% की कटौती अब किसानों पर भारी पड़ने लगी है। सूबे में खाद का संकट पैदा हो गया है और किसानों को मजबूरन बाजार का रुख करना पड़ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि इस संकट के बीच काला बाजारी जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में रबी की फसल के लिए किसानों को खाद की कमी से दो चार होना पड़ रहा है। केंद्र ने खाद की सप्लाई में करीब 45% की कटौती कर दी है, जिससे सूबे में खाद का संकट पैदा हो गया है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा और खाद की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। आलम यह है कि 266 रुपए में मिलने वाली यूरिया की बोरी अब 600 में मिल रही है। वहीं डीएपी भी काफी महंगा हो चुका है। धमतरी, राजनांदगांव और गरियाबंद जिले में कई जगह पर सोसाइटी में खाद का स्टॉक खत्म हो चुका है। उधर रासायनिक खाद के कोटे में केंद्र सरकार से की गई कटौती को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार का रवैया किसान विरोधी है। कालाबाजारी की समस्या पर पार्टी का कहना है कि इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो रासायनिक खादों में कटौती किया गया है, जिसके चलते कुछ खाद की दिक्कतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में जितनी खाद मांगी गई थी रबी फसल के लिए उतनी खाद नहीं दी गई है, और 40% और 60% का रेशो जो होता है, और जहां भी कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत आ रही है, सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। उधर खाद संकट को लेकर बीजेपी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि सूबे में खाद की कमी नहीं है, घोट सरकार की नीयत में है। बीजेपी का कहना है कि कमीशन खोरी के लिए सहकारी समितियों का स्टॉक कम किया गया है और निजी व्यापारियों के गोदाम खाद से भर दिए गए हैं।
देखिए, प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। असल में सरकार की नीयत में जरूर कमी है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से जो पिछला ओपनिंग बैलेंस है उसका डाटा मांगा, वो नहीं दिया। और हमारे हिसाब से पिछले बार का जो ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से राज्य सरकार का पर्याप्त स्टॉक है। रासायनिक खाद की कमी दूर करने के लिए गौठानों से वर्मी कंपोस्ट की सप्लाई एक कदम हो सकता है, लेकिन लगता नहीं कि इससे मौजूदा खाद संकट दूर होगा। जाहिर है, मौजूदा हालात में सियासत के बजाय दोनों सरकारों को तालमेल से काम करना होगा ताकि अन्नदाता की मुश्किलें कम हो सके। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। तो हाल ही में खाद की किल्लत मध्य प्रदेश में भी देखी गई और कितनी मारामारी मची थी ये भी हमने देखा, इसकी तस्वीरें भी दिखाई थी। कालाबाजारी के मामले भी सामने आए थे और ऐसे में ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों के खाद के कोटे में केंद्र ने कटौती की है। इसके अलावा कालाबाजारी पर लगाम कसना सीधे सीधे राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और अब सबसे अहम बात यह है कि सियासत के बजाय किसानों की समस्या हल करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच तालमेल होना जरूरी है कि समस्या हल कैसे हो। सियासत तो होती रहेगी लेकिन समस्या कैसे हल हो, जो यहां पर नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि कोरोना संक्रमण को लेकर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे हटा दिए गए। सभी तरह के सामाजिक कार्यक्रम हो पाएंगे, राजनीतिक कार्यक्रम हो पाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो पाएंगे। कार्यक्रम में सीमित संख्या की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है और रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जो है वो जरूर जारी रहेगा। गृह विभाग ने पुराने सभी प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया है। कोरोना के मामलों में कमी के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला ले सकेंगे, यह भी साफ कर दिया गया। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग, जैसे जैसे संक्रमण काबू में आता दिखाई दे रहा है वैसे वैसे अब छूट भी मिलने लगी और प्रतिबंध एक प्रकार से अब तो सभी खत्म कर दिए गए। बिल्कुल, देखिए, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ही कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। जैसे कोई भी बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जो दूसरे बड़े कार्यक्रम थे उसको लेकर भी सीमित संख्या में आयोजन करने की अनुमति दी जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, कोरोना की तीसरी लहर का जो पीक है वो गुजर गया बताया जा रहा है, तो उसके बाद गृह विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए और जो पूर्व में जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। हालांकि रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण फैलता है तो वहां पर कलेक्टर को इस बात के अधिकार होंगे कि वो उसको मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकेंगे और जरूरी कदम उठा सकेंगे। तो एक बड़ी राहत अब सरकार ने आज आदेश जारी करके लोगों को दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत ये मिली है। रात 11 से सुबह 5 बजे तक का जो नाइट कर्फ्यू वो जरूर जारी रहने वाला है, लेकिन पुराने सभी प्रतिबंध निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा मिनी कंटेनमेंट जोन कलेक्टर खुद अपने हिसाब से तय कर सकेंगे जहां संक्रमण अगर नजर आता है तो। बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।